दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंच रहा है। जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांगजन इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसलिए 91.2 NIV छलोदून दिव्यांगजनों को समर्पित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेकर आया है कार्यक्रमों की खास श्रृंखला, सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आप जानेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के बारे में। इस कार्यक्रम श्रृंखला में आज आप जानेंगे नेशनल फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज स्कीम के बारे में। घर जाने दे छाड़ मोरी बैया, रे रे सा धा नि सा रे गा मा रे सा। वाह वाह वाह। हाय दिशा, कैसी हो? आओ आओ, बड़े दिनों बाद आई, आज कैसे याद आ गई मेरी? अरे मेरे कदम तो खींचे चले आए तुम्हारे पास जब ये न्यूज़ सुनी मैंने कि तुमने शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता संगीत कला सम्राट का स्टेट लेवल जीत लिया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अरे दिशा, इसका श्रेय तो मेरे गुरुजी और तुम सबके प्यार और सपोर्ट को ही जाता है। वाकई सरगम, बहुत गर्व होता है आज तुम्हें ऐसे देखकर। तुम्हारी उपलब्धियों की तो हर जगह चर्चा है। तुमने कितने सारे प्रसिद्ध पुरस्कार जीते हैं शास्त्रीय गायन में। वो वक्त आज भी मुझे याद है जब तुमने इन्फेक्शन के चलते अपनी दोनों टांगे गंवा दी थी। कितनी सहजता से तुमने इस कठोर सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था कि बाकी की जिंदगी अब तुम्हें व्हील चेयर में बितानी पड़ेगी। अपने इस दुख को पीछे छोड़ तुमने अपना सारा ध्यान, अपनी सारी लगन अपने शास्त्रीय संगीत की कला को निखारने में लगा दिया। और देखो इसका रिजल्ट, कितनी गौरवशाली प्रतियोगिता का पहला चरण जीत लिया तुमने। तो अब नेशनल की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है, क्यों? अरे दिशा, नेशनल के लिए जा पाना ना पॉसिबल नहीं लग रहा है। अभी अचानक ऐसे खर्चे निकले हैं। एक तो घर के आर्थिक हालात कुछ ठीक से नहीं है, उस पर इस प्रतियोगिता में शामिल होने का खर्चा, इतनी दूर दूसरे शहर जाना, रहना खाना, उन सब के लिए अभी बजट नहीं है मेरा। अरे तो उसमें क्या है, तुम मुझसे पैसे ले लो, पर इतना सुनहरा मौका ऐसे हाथ से तो मत जाने दो। दिशा, अपने आत्मसम्मान के बल पर ही अभी तक मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे लेकर मैं अपने सपने पूरे करूँ, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी इस समस्या का हल भी है मेरे पास। क्या तुम्हें पता है, नेशनल फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज स्कीम है, जो कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांग कलाकारों, स्पोर्ट्स पर्सन्स और अन्य जरूरतमंद दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए बनाया गया है, ताकि दिव्यांगजनों की प्रगति की राहें खुल सके। चलो ना, आज ही तुम और मैं इस स्कीम के बारे में और पता करते हैं, ताकि तुम इसके लिए अप्लाई कर सको। अरे वाह दिशा, इस तरह की स्कीम तो हम दिव्यांगजनों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। अगर मेरी इस स्कीम में पात्रता बनती है तो मैं जरूर अप्लाई करूंगी। तुम्हारे लिए मैं यही विश करूंगी कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहे और अपनी कला को देश विदेश के विख्यात मंचों के जरिए तुम अपने गुरु, अपने राष्ट्र, अपनी शास्त्रीय संगीत धरोहर की ख्याति दूर दूर तक फैलाने में जरूर कामयाब रहो। थैंक्स दिशा, थैंक यू सो मच। अब संभव है हर डगर, आसान हुआ जीवन का सफर। दिव्यांगजन समर्थ बने, सक्षम हो लक्ष्य को पाने चले हैं, उम्मीदों के दीप जले हैं। सक्षम दिव्यांग, सशक्त भारत की पहचान, सशक्त भारत की पहचान, सशक्त भारत की पहचान। कई होनहार दिव्यांग कलाकारों के सपनों को सच किया जा रहा है नेशनल फंड फॉर PWDs स्कीम के माध्यम से।
91.2 NIVH हलोदून दिव्यांगजनों को समर्पित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ चेतना। स्वागत है सभी श्रोताओं का हमारे कार्यक्रम श्रृंखला सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान के एक बहुत ही खास एपिसोड में, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं नेशनल फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज स्कीम के बारे में। हम सब जानते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक रूप से सशक्त हो पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में खुद को सक्षम बनाने की राह में दिव्यांगजनों की कोई कला हो या उद्यम, उसे पहचान दिलाने के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस बारे में डिटेल से हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े श्री अमित श्रीवास्तव। आइए जानते हैं इनसे नेशनल फंड फॉर पीडब्ल्यूडीज स्कीम के बारे में। आज के कार्यक्रम में सर, सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय चाहेंगे। धन्यवाद चेतना जी। और मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। मैं अवर सचिव हूँ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ भी कहते हैं। और मेरा काम यहाँ प्राइमरीली पॉलिसी से रिलेटेड है। पॉलिसी के अलावा एक और काम मेरे पास है, जिसके अंदर हम जो दिव्यांगजन हैं या दिव्यांगजन से जुड़ी संस्थाएं हैं उनको आर्थिक सहायता देते हैं। उस स्कीम का नाम है नेशनल फंड। तो उसके अलावा मैं वो भी हैंडल करता हूँ। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नेशनल फंड्स क्या है। मैम, नेशनल फंड एक प्रावधान है हमारा जो दिव्यांगजन जो पूरा डोमेन है, इसमें एक एक्ट है। उस एक्ट का नाम है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये एक्ट 2017 में बना था। जनवरी 2017 में इस एक्ट को प्रकाशित किया गया था गैजेट में। और इस एक्ट में सेक्शन 86 के अंदर एक प्रावधान है जिसे हम नेशनल फंड बोलते हैं। तो नेशनल फंड एक ऐसा फंड है जिसके अंतर्गत हम कुछ गतिविधियों के लिए दिव्यांगजन या दिव्यांगजन से जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं और इसके अलावा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भी हम फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, यानी कि आर्थिक सहायता देते हैं। जी। तो किन उद्देश्यों के लिए ये फंड दिया जाता है सर? हाँ मैम, ये एक बहुत ज़रूरी बात है नेशनल फंड के बारे में कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि कौन कौन सी गतिविधियों के लिए हम इस फंड को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें 5 कंपोनेंट हैं जिसके तहत जो नेशनल फंड से आर्थिक सहायता दी जाती है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो दिव्यांगजन से जुड़ी हुई संस्थाओं के लिए है। तो कोई संस्था जो कि दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम कराती है या उनके क्षेत्र में पिछले 3, 4, 5 सालों से सक्रिय है, तो यदि वो संस्थाएं दिव्यांगजनों द्वारा बनाया गया कोई भी उनकी जो आर्टिकल्स हैं या कोई पेंटिंग है या उनकी करी हुई कोई थिएटर करना चाहती हैं या प्रदर्शनी लगाना चाहती हैं, तो इस तरह की गतिविधियों के लिए जो है सरकार नेशनल फंड के ज़रिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। और इसमें भी ये बात ज़रूरी है कि आपको ये जानना कि किस लेवल, किस स्तर की आप इस गतिविधि को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 स्तर होते हैं यदि मैं इस कंपोनेंट की बात करूं। तो पहला स्तर तो है नेशनल लेवल, जिसे राष्ट्रीय स्तर बोलते हैं। एक रीजनल लेवल होता है और एक स्टेट लेवल होता है। तो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग धनराशि हमने रखी हुई। जैसे यदि हम नेशनल लेवल की बात करें तो 20 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता नेशनल फंड से की जा सकती है। रीजनल लेवल के लिए 15 लाख और राज्य लेवल के लिए, यानी कि अगर स्टेट लेवल पे ये प्रोग्राम कोई दिव्यांगजनों से रिलेटेड कोई संस्था है वो करती है, तो उसके लिए 10 लाख की राशि हमने निर्धारित की हुई है कि 10 लाख या उससे कम स्टेट लेवल के लिए। इसमें मैं एक और बात जो है बताना चाहूँगा हमारे लिसनर्स को कि रीजनल लेवल को भी हमने अलग अलग रीजन में बांटा हुआ है। जैसे एक सदर्न रीजन आते हैं जिनका नाम मैं बताना चाहूँगा, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, तेलंगाना, कर्नाटका, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। इसी प्रकार से दूसरा रीजन हमारा है नॉर्दर्न रीजन, जिसमें कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान।
तीसरा रीजन वेस्टर्न रीजन है, पश्चिमी, जिसमें कि महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। उसके अलावा ईस्टर्न रीजन है, जिसमें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम और झारखंड है। जो अंतिम रीजन है मैम हमारा, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहलाता है। उसमें जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आती हैं वो हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। जी तो ये चीज़ है मैम इस कंपोनेंट में। और इसमें एक चीज़, दो बातें हैं जो कि मैं और बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि ये एक आर्थिक वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार ग्रांट दी जा सकती। दूसरी बात ये कि एक ही एक्टिविटी के लिए यदि कोई संस्था दूसरी, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं, हमारे अलावा और भी भारत सरकार के डिपार्टमेंट है जहाँ पे डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को फाइनेंशियल फंडिंग दी जा रही हो, तो अगर आप कहीं और से भी फंडिंग ले रहे हैं तो वो सर्टिफाई करना होता है, तब फिर इसमें से फंडिंग नेशनल फंड से मिलना मुश्किल होता है। तो एक तो चीज़ ये कि साल में एक बार, दूसरी चीज़ ये कहीं और से उसी गतिविधि के लिए कहीं और से पैसा ना लिया, और तीसरी मैं बता ही चुका हूँ कि नेशनल लेवल के लिए 20 लाख, रीजनल के लिए 15 और स्टेट के लिए जो हमारी लिमिट है वो 10 लाख। तो ये तो है मैम पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट की भी मैं बात करना चाहूँगा। दूसरा कंपोनेंट पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, यानी कि वो हमारे दिव्यांगजन बंधु जिनकी डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 40 या उससे अधिक होता है, उनके लिए ये दूसरा कंपोनेंट हमने रखा है। और इसमें भी कुछ हमने गतिविधियां रखी हैं जिनमें पार्टिसिपेशन के लिए देश में या विदेश में हम इन दिव्यांगजनों के लिए फंडिंग निर्धारित करते हैं। वो एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्पोर्ट्स में या फाइन आर्ट्स में, म्यूज़िक, डांस, फिल्म मेकिंग, थिएटर, लिटरेचर। तो इन चीज़ों के लिए हमने, इन गतिविधियों के लिए हम देते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट अपने नेशनल फंड से। जी सर, मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी हम जो बात कर रहे थे, हम लोग NGOs या कुछ ऐसे संस्थानों के लिए बात कर रहे थे जो कि डिसेबिलिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें हम फंडिंग कर रहे हैं, जो भी हमने पहले बात की। हाँ, और उसको ही अगर सर हम कंप्लीट करें पहले तो, और अभी जो आप रिसेंटली बात कर रहे हैं वो आप शायद इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कि कुछ हाई सपोर्ट वाले भी होंगे डिसेबल लोग, तो ये दोनों चीज़ें क्या सेम है? मैं यहाँ थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी। नहीं, दोनों देखिए, दोनों चेतना जी, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। नेशनल फंड में देखिए 3 तरह से फंडिंग होती है। मैं फिर से अपनी वापस पहली बात पे आना चाहूँगा। पहली चीज़ कि हम तो संस्थाओं को पैसा देते हैं जी। दूसरा तरीका है कि हम सीधे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो PWDs हैं, उनको पैसा देते हैं, और तीसरा हम राज्य सरकारों को देते हैं। तो 3 तरीके हैं जिस तरह से इस नेशनल फंड को डिसबर्स किया जाता है, इसमें से आर्थिक सहायता दी जाती है। तो पहला जो कंपोनेंट मैंने बताया आपको वो सिर्फ संस्थाओं के लिए, हाँ जी, कि PWD के बनी हुई चीज़ों की अगर एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं या कोई उनका थिएटर करना चाहते हैं या कोई इस तरह की और कोई, अगर मान लीजिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी टाइप, रिक्रिएशनल एक्टिविटी यदि वो करना चाहते हैं, कोई संस्था, कोई NGO या कोई और संस्था, चाहे वो सरकार की हो या गैर सरकारी हो, तो उनको हम वो धनराशि जो मैं आपको बता चुका हूँ 30 देते हैं जी। और जो दूसरा कंपोनेंट की जो मैं अभी बात कर रहा था, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा चेतना जी, वो डायरेक्टली हम PWD, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो डायरेक्टली हम बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए जो हमने रखा हुआ है प्रावधान, तो उसमें आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था कि पहली चीज़ तो कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी देते हैं जी, ये जानना ज़रूरी है। तो इसमें देखिए एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि वो देश में ही उनको जाना है उसी इवेंट में प्रतिभागिता के लिए, तो अगर अपने देश में ही कहीं जाना है तो सेकंड AC क्लास का ट्रेन टिकट हम देते हैं, प्लस पर डे का 9,000 रुपये भी उनको दिया जाता है। और यदि ये एक इंटरनेशनल इवेंट है तो इकोनॉमी क्लास का एयर टिकट मिलेगा और उसके अलावा 4,000 रुपये प्रतिदिन जो एक अलाउंस जिसे हम बोलते हैं वो मिलता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगा, वो ये कि हम इसमें एस्कॉर्ट भी अलाउ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कोई दिव्यांग जन बंधु ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने सर्टिफाई करा हुआ है कि ये अकेले नहीं जा सकते हैं और एस्कॉर्ट की इनको आवश्यकता होती, तो एस्कॉर्ट भी हम अलाउ करते हैं।
इसमें मैं अभी उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ कि ओलंपिक्स मार्च में जिसमें हमारी टीम बहुत अच्छा करके आई है, मेडल्स भी जीत के आई है, तो उसमें जो ग्रुप गया था उनको नेशनल फंड से स्पॉन्सर करा गया था, उनको हमने एयर टिकट दिया था और उसमें एस्कॉर्ट्स भी गए थे जहाँ जहाँ एस्कॉर्ट्स की जिनको ज़रूरत थी। उसके अलावा अभी मैं अगले महीने मई में मॉस्को में एक प्रदर्शनी होने वाली है, तो उसमें चेन्नई में एक हमारे दिव्यांगजन हैं, उनको भी हमने वहाँ प्रतिभागिता के लिए इस कंपोनेंट के तहत आने जाने का किराया और जो भी निर्धारित है जो और सहायता है वो हम उनको दे रहे हैं। तो ये है, लेकिन इसमें भी एक और चीज़ ध्यान रखने की बात है कि एक फाइनेंशियल ईयर में ये एक ही बार मिलता है। एक व्यक्ति को या एक एनजीओ को एक ही बार आप देंगे? हाँ, एनजीओ के लिए भी, हालांकि ये कंपोनेंट तो व्यक्ति के लिए है, अच्छा, ये व्यक्तिगत रूप पे दिया जाता है ये दूसरा कंपोनेंट, लेकिन आपने ठीक कहा, पहला कंपोनेंट भी और दूसरा कंपोनेंट भी दोनों एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार। एक और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम ये जानना चाहेंगे कि जब बात आती है फाइनेंशियल एड देने की, तो एलिजिबिलिटी क्या होती है सर? एनजीओज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, राज्य स्तर पर भी आपने बताया कि एड दिया जाता है, तो कैसे एलिजिबिलिटी को डिसाइड किया जाता है? देखिए, अगर हम पहले कंपोनेंट की बात करें कि अगर मान लीजिए कोई संस्था आर्थिक सहायता लेना चाहती है, तो संस्था के लिए ये ज़रूरी है कि वो कुछ एक्ट हैं सरकार के, जैसे सोसाइटीज़ एक्ट, कंपनीज एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो हमारा एक्ट है इस डिपार्टमेंट। तो इस एक्ट के तहत, इनमें से किसी भी एक्ट के तहत यदि उस संस्था का रजिस्ट्रेशन है तो पहली एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि वो उनको कम से कम 3 साल उस क्षेत्र में काम करते हुए होने चाहिए और जिसमें से 2 साल डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस चीज़ के लिए वो आर्थिक सहायता मांग रहे। यानी मान लीजिए कि अगर वो पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं तो पेंटिंग में उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम दिखाना पड़ेगा। और यदि कोई वर्कशॉप लगाना चाहते हैं या कोई हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट हैं जो कि दिव्यांगजनों ने बनाया और उसकी प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं, तो उनको वो दिखाना पड़ेगा 2 साल का उस क्षेत्र में एक्सपीरियंस। तो ये 2 बेसिक चीज़ होती है और इसके अलावा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। ये बहुत सरल है, इसका तरीका भी मैं अंत में बताऊंगा कि किस तरह से हम, क्या प्रोसीजर है। बहुत सरल, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो ये चीज़ है। और इसके बाद यदि हम बात करें इंडिविजुअल्स की, दूसरा कंपोनेंट था हमारा, तो इंडिविजुअल्स में यही होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर परफॉर्मिंग आर्ट का कोई इवेंट है जिसमें वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि पिछले 3 साल में उनका परफॉर्मिंग आर्ट में क्या योगदान रहा है, उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स उनकी क्या रहे हैं, राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने कोई पुरस्कार मिला है या नहीं। तो ये हमने कुछ चीज़ें रखी हैं। तो इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई इनकम क्राइटेरिया पहले था, लेकिन अब ये जो दूसरा कंपोनेंट है नेशनल इंटरनेशनल इवेंट के लिए पार्टिसिपेशन के लिए, इसमें फ़िलहाल हमने इनकम क्राइटेरिया भी हटा दिया। तो इनकम का भी कोई क्राइटेरिया नहीं। तो आपको बस ये चाहिए कि आपको ये दिखाना पड़ता है कि अपने राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे आपके कुछ अचीवमेंट हैं, जिस चीज़ में आप प्रतिभागिता करने जा रहे हैं। यदि वो स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में, और अगर कोई थिएटर है तो थिएटर में, या और कोई परफॉर्मिंग आर्ट है तो परफॉर्मिंग आर्ट में। आप इन दोनों कंपोनेंट की जहाँ तक बात है ये है। सारे कंपोनेंट की मैं बीच में एक चीज़ और बताना चाहूँगा चेतना जी की, सारे कंपोनेंट में कुछ कॉमन चीज़ भी है, कॉमन बातें भी हैं, उसको मैं अंत में लूँगा। अभी मैं कंपोनेंट स्पेसिफिक बातें आपको बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो 5 कंपोनेंट पे लागू होती हैं। तो इस तीसरे कंपोनेंट में जो हमारा प्रावधान है वो ये है कि यदि कोई दिव्यांगजन, उनको हाई सपोर्ट नीड की आवश्यकता है जिसको कि डॉक्टर ने सर्टिफाई करा है, तो हम उनको उस तरह का असिस्टिव डिवाइस जो वो मांगते हैं या जो वो चाहते हैं को उनकी हाई सपोर्ट नीड को पूरी करने के लिए, वो हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं नेशनल फंड से। इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। पहली चीज़ ये कि इसमें इनकम क्राइटेरिया है। पहले 2 कंपोनेंट में मैंने आपको बताया था हमने क्राइटेरिया, इसमें इनकम क्राइटेरिया है कि पारिवारिक इनकम यानी फैमिली इनकम 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए प्रति वर्ष। दूसरा ये है कि जो हम डिवाइस देंगे उसमें हमने सीलिंग 1 लाख रुपए का लगा। 1 लाख से ज़्यादा की चीज़ हम नहीं दे पाते हैं, हम 1 लाख तक देते हैं। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे विभाग के अंडर एक PSU है जिसका नाम आलिमको है। तो आलिमको बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस बनाते हैं। तो सरकार का यही रहता है कोशिश कि जो डिवाइसेस
आप मांगें, और यदि वो आलिम्को में बनता है तो फिर वो हम बाहर से ना खरीद के बल्कि हम अपनी कंपनी से, जो सरकारी कंपनी है, उससे लेके ही वो मुहैया कराया जाता है दिव्यांग। जी, जो आपने ये जो तीसरी बात बताई, इससे पहले जो 2 थे उसमें हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी, उनके किसी उनका एग्जीबिशन हुआ या उनकी कोई आर्टिस्टिक उनका जो पार्ट हुआ, उसको प्रमोट करने के लिए फंड दिए जाते थे। लेकिन इसमें जब आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो भी हाई सपोर्ट पे अगर हैं, तो वहाँ उनकी मोबिलिटी इक्विपमेंट या जो भी उनको किसी असिस्टिव डिवाइस की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड करने के लिए इसमें असिस्टेंस दिया जा रहा है। अब मैं चौथे कंपोनेंट की भी बात कर लेता हूँ चेतना जी। हाँ जी। तो चौथा कंपोनेंट भी इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, ये हम डायरेक्टली इंडिविजुअल को ही देते हैं। और इसमें हमारा प्रावधान ये है कि यदि मान लीजिए कोई फैकल्टी है, पीडब्ल्यूडी फैकल्टी है, या इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स हैं जिनका एस्टैब्लिश्ड, जिन्होंने अपना रिसर्च वर्क, यानी कि एस्टैब्लिश्ड वर्क की बात अगर कहें तो उन्होंने जर्नल में उनके आर्टिकल छपे हुए हैं, रिसर्च वर्क उनका अकम्प्लिश्ड है, तो उन लोगों को यदि इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करने जाना है, अटेंड करने नहीं, प्रेजेंट करने, ये मैं बताना चाहूँगा, तो वो पेपर प्रेजेंट करने के लिए भी हम नेशनल फंड से उनको आर्थिक सहायता देते हैं। और ये आर्थिक सहायता वही है जो कि मैंने दूसरे कंपोनेंट में आपको बताया था कि यदि कोई स्पोर्ट्स खेलने, जैसे अब ओलंपिक्स की टीम हमारी गई थी, तो उसके तहत हम उसी रेट पे जो इकोनॉमी क्लास का एयर ट्रैवल देते हैं, और प्लस 4,000 रुपये प्रतिदिन डेली अलाउंस मिलता है। और यदि एस्कॉर्ट की आवश्यकता है तो उसका भी प्रावधान, एस्कॉर्ट के लिए भी हम जो आने जाने का खर्चा और दिए हम उनको भी देते हैं। तो ये चीज़ है। और इसमें भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वाला थोड़ा सा बाकी 3 कंपोनेंट से एक पहलू पे अलग है। बाकी तीनों कंपोनेंट में आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि एक फाइनेंशियल ईयर में हम एक ही बात दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में किसी ने ले लिया तो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसी में नहीं कर सकते। लेकिन ये जो चौथा कंपोनेंट है जिसमें हम पेपर प्रेजेंट करने के लिए आर्थिक सहायता दे, इसमें यदि आपने एक बार फाइनेंशियल सपोर्ट ले लिया तो उसके बाद आपको कभी भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रावधान इसलिए हमने लिखा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टी को जो कि पीडब्ल्यूडी है, हाँ जी, उनको प्रमोशन मिल सके, उनको प्रमोट कर सकें, उनको भी मौका मिले। तो इसमें हमने ये रखा है, ये चीज़ है। इसमें भी कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा है। अच्छी बात है कि इनकम क्राइटेरिया यदि हम रखते हैं तो वो हम नैरो डाउन कर देते हैं और उसमें फिर फाइनेंशियल सपोर्ट देना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। यानी वंस इन अ लाइफ टाइम कह सकते हैं हम इसको। जी बिल्कुल, वंस इन अ लाइफ टाइम ग्रांट होता है ये, तो यदि आपको मिल जाता है तो उसके बाद। इसके अलावा मान लीजिए कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए किसी को लेना हो, कोई बहुत अच्छे हैं थिएटर में, और तो दूसरे तरह के फंड्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए भी दूसरा कंपोनेंट तो है, जैसे कि मैंने आपसे शेयर करा था कि दूसरे कंपोनेंट में तो हम थिएटर के एक्टिविटीज के लिए देते हैं। तो देखा जाए तो अब लगभग सारे एक्टिविटीज, सारे कंपोनेंट हर तरह के कवर्ड हो चुके हैं। देखिए, स्पोर्ट्स है, थिएटर है, परफॉर्मिंग आर्ट है, और इसमें चौथे कंपोनेंट में हमने एकेडमिक कंपोनेंट भी डाल दिया कि आपको यदि अगर सिंपोजियम, सेमिनार या कुछ और इस तरह का वेबिनार अटेंड करना, बाहर पेपर प्रेजेंट करने चाहिए, लगभग हमने सारी एक्टिविटी कवर कर ली है जिसके अंदर हम इंडिविजुअल पीडब्ल्यूडी को आर्थिक सहायता नेशनल फंड से मुहैया करें। तो ये चौथा कंपोनेंट था चेतना जी। अब मैं बात करूंगा उस 5वें कंपोनेंट की। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये हमारे जो गवर्निंग बॉडी है नेशनल फंड की, एक्ट के तहत जो गवर्निंग बॉडी होती है वही डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है नेशनल फंड, और गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हमारे सेक्रेटरी हैं श्री राजेश अग्रवाल जी। तो उनके चेयरमैनशिप में अभी मार्च में एक मीटिंग हुआ था, उसमें ये कंपोनेंट नया ऐड हुआ, ये पहले नहीं था जी। तो इसमें आपको हो सकता है आपको जानकारी हो कि गोवा में अभी इसी साल जनवरी में एक पर्पल फेस्ट हुआ। सर, पर्पल फेस्ट के बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। पर्पल फेस्ट के बारे में तो देखिए, मैं ज़्यादा चेतना जी आपको केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसको राज्य सरकारें ऑर्गेनाइज करती हैं। 1 या 2 मिलके भी कर सकती हैं, 3 मिलके भी कर सकते हैं। और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे मान लीजिए प्रदर्शनी भी लगेगी, और उसमें थिएटर भी अलग से होगा, और एकेडमिक सेमिनार्स भी आप कर सकते हैं।
तो ये एक इतना बड़ा एक प्रोग्राम होता है जिसमें आप सारे कंपोनेंट को एक साथ लग सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि अलग अलग डोमेन से आपको लोगों की भागीदारी होती है। जो लोग पीडब्ल्यूडी हैं वो लोग जो कि पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो, तो आपस में आइडियाज़ का तो एक शेयरिंग होती ही है, साथ साथ गतिविधियाँ भी होती हैं, तो उसमें वो भी एक तरह का अपने आप लर्निंग होता है। तो इसमें हमने जो हमारा इस तरह की यदि राज्य सरकारें फेस्टिवल कराती हैं तो इसमें भी हमने 2 लेवल रखे हैं, एक तो नेशनल लेवल पे और एक इंटरनेशनल लेवल पे। तो यदि नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम कराया जाता है तो इसमें हमने लिमिट रखी है 3 करोड़ रुपए। हम राज्य सरकार या किसी यूनियन टेरिटरी को 3 करोड़ तक की सहायता करेंगे, या जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसका 50%, इन दोनों में से जो भी कम। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि मान लीजिए ये इस तरह का कोई प्रोग्राम कोई राज्य सरकार कराना चाहती है तो उसमें हमने लिमिट 5 करोड़ रुपए। तो ये नया कंपोनेंट है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके रिस्पांस में भी हमें एप्लीकेशंस मिलेंगे। तो ये बात थी जो कि 5 कंपोनेंट्स की थी, अलग अलग गतिविधियों की थी, जिसके लिए नेशनल फंड में हम पैसे देते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और एक जो चीज़ जो कि सब पे लागू होती है, वो 2 चीज़ें छोटी सी हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जैसा कि मैंने बताया कि गवर्निंग बॉडी जो है नेशनल फंड से रिलेटेड सारे फैसलों को लेने के लिए कॉम्पिटेंट है, और गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हमारे सेक्रेटरी, इस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी। तो इसमें जो भी प्रपोजल आएगा, जो भी एप्लीकेशन आएगी, या किसी संस्था से हो या राज्य सरकार से हो या किसी इंडिविजुअल पीडब्ल्यूडी से हो, तो वो उसको अप्रूव करने की पावर गवर्निंग बॉडी के पास है। और यदि गवर्निंग बॉडी चाहे, उन्हें लगे, तो वो उस एप्लीकेशन पे एक प्रेजेंटेशन करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते। तो उसके आधार पे जो गवर्निंग बॉडी का फैसला होगा वो हम संस्था को या इंडिविजुअल पीडब्ल्यूडी को कन्वे करते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कि ये बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है, जो पैसा होता है इसमें हम बैंक डिटेल लेते हैं और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें समय नहीं लगता। सर 5 तरीके से फंड्स जो है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं, इनका प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का? क्या सभी का सेम है या अलग है, या कोई टाइम लिमिट है या कोई डेडलाइन होता है? प्लीज़ इसके बारे में बताइए। डेडलाइन तो ऐसा कुछ भी नहीं है चेतना जी इसमें, लेकिन हाँ प्रोसीजर भी सिंपल है। अभी तो कुछ महीनों पहले तक हम लोग हार्ड कॉपी जो हमारे पास प्रपोजल्स आते थे स्पीड पोस्ट से, उनको हम प्रोसेस करते थे, और ईमेल से भी आया करते थे तो उनको भी हम प्रोसेस करते थे, दोनों मोड में। लेकिन अभी हमारी कोशिश ये है कि हम इसे पेपरलेस बनाएं, तो इसमें हम जल्दी ही एक ऑनलाइन लिंक भी अपने वेबसाइट पे डालेंगे, जिस लिंक पे जाके जो भी एप्लीकेंट हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई संस्था हो या राज्य सरकार, वो बहुत आसानी से उस एप्लीकेशन को वो फिल कर सकती है, और हमारे पास वो अपने आप सारे डॉक्यूमेंट्स लग के आ जाएंगे। उस ऑनलाइन लिंक में ना केवल हम एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, बल्कि ये जानकारी भी देंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, तो वो आ जाएगा। और अभी फ़िलहाल अगर अभी की बात करें तो क्योंकि अभी ऑनलाइन में हम अभी हुआ नहीं है, थोड़ा समय लग रहा है, तो अभी आप ईमेल से भी हमें भेज सकते हैं, और ईमेल से आने में ये होता है कि जल्दी प्रोसेस हो जाता है और पेपर लॉस भी नहीं होता है, पेपर ट्रेल, तो वो एक समय बचता है। सर ईमेल बता दें हमारे सुनने वालों की सुविधा के लिए। जी, ईमेल आप लिख सकते हैं। ईमेल हमारे डिप्टी सेक्रेटरी का ईमेल है nithali.ram@nic.in। निठाली की स्पेलिंग में बता देता हूँ, NITHALI.RAM@nic.in। सर इसी जो आपने सारी जानकारी दी है, अगर कोई इन सब इस स्कीम के बारे में अगर जानना चाहे तो कोई ऐसी वेबसाइट जिस पर जाकर स्वयं भी वो पढ़ सकें और देख सकें इसके बारे में? हाँ चिन्ना जी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी सारी गाइडलाइन नेशनल फंड की हमने अपलोड करी हुई है हमारे साइट पे। यदि हमारे साइट में जाएंगे आप, डिपार्टमेंट ऑफ बहुत आसान है, गूगल में यदि आप डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स लिख देंगे, अपने आप वो साइट आ जाता है, उसको खोलिए और उसके फ्रंट पेज पे नेशनल फंड का प्रावधान है, तो वहाँ वेबसाइट में पूरी गाइडलाइन हमने डाली हुई है और सारी जानकारी अपने आप ही प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल सीधी लैंग्वेज में हमने लिखी हुई है वो सब। फ़ोन नंबर, देखिए फ़ोन नंबर सारे हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और लेकिन मैं जो नेशनल फंड से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनका नाम बता देता हूँ ताकि आप वेबसाइट से उनके नंबर्स ले सकते हैं। जैसे कि निठाली राम जी हैं, वो हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और मैं खुद अंडर सेक्रेटरी हूँ, अमित श्रीवास्तव। तो मेरा ईमेल आईडी भी आप ले सकते हैं, amit.shrivastava
divyang@nic.in। ये हालांकि वेबसाइट पे ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में सब मिलेगा आपको, और हमारे अनुभाग अधिकारी आशुतोष श्रीवास्तव। तो ये 3 लोग हैं। यदि आप डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो हम तीनों का न केवल ईमेल आईडी बल्कि फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, और आप कभी भी कोई जानकारी आपको लेनी है, हालांकि मुझे उम्मीद है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम गाइडलाइन इस तरह से सरल भाषा में हमने डाला हुआ है कि हर कोई, लेकिन उसके बाद भी यदि कोई जानकारी जानना है तो आप इन तीनों ऑफिसर्स में से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे से, इतनी तफसील से और इतनी क्लैरिटी से ये सारी जानकारी देने के लिए। जी चेतना जी, धन्यवाद आपका भी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को ये जानकारी से कुछ फायदा होगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपने जाना नेशनल फंड स्कीम के बारे में। अगले एपिसोड में आप जानेंगे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में कि कैसे सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग जन की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन सुविधा, आवागमन की सुगम्यता और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूचना और जानकारी की उपलब्धता को सुगम बना रहा है। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, और अब मुझे यानी चेतना को दीजिए इजाजत। संभव है हर डगर, आसान हुआ जीवन का सफर। दिव्यांग जन समर्थ बने, सक्षम हो लक्ष्य को पाने चले हैं, उम्मीदों के दीप जले हैं। सक्षम दिव्यांग, सक्षम दिव्यांग, सशक्त भारत की पहचान। सशक्त भारत